सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मतलब एक सेलिब्रेशन करी गई। जो हमारा एक फेथ है अपने टेम्पल्स में, अपने धर्म में, वो आज तक ब्रेक नहीं हुआ डिस्पाइट इसके कि मल्टीपल अटैक सोमनाथ टेम्पल में करे गए थे, जिसमें से पॉपुलर था महमूद ऑफ गजनी। तो 1026 में ये अटैक होता है। तो उसके बाद बड़ी सारी डिस्ट्रक्शंस करी गई, पर डिस्पाइट डिस्ट्रक्शंस के हमने दोबारा से कंस्ट्रक्शंस करी। सर 1947 के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बोला था कि जो सोमनाथ टेम्पल है इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन इसकी शुरू कर देते हैं। अगर सोमनाथ टेम्पल की बात करें तो कल ही आपने देख लिया होगा, विजिट भी हुई, जल वगैरह चढ़ाया गया, तो काफी ज्यादा रील भी वायरल हुई थी। तो जो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है, स्वाभिमान का मतलब है 1000 ईयर कंप्लीट हुए और ब्रेक हुआ, बीच में कंस्ट्रक्शन हुआ, दोबारा से डिस्ट्रक्शन हुआ। इस प्रोसेस के जरिए हमारा फेथ और ज्यादा स्ट्रांग हुआ। वहां से नाम निकल के आया स्वाभिमान, यानी कि प्राइड के बारे में बात करी गई। पर आपके पेपर में प्राइड तो नहीं पूछा जाएगा, पर सोमनाथ टेम्पल से रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कब साइकिल क्या थी डिस्ट्रक्शन की, कितनी बार डिस्ट्रक्ट हुआ, वो सारी चीजें वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने विजिट करा सोमनाथ टेम्पल को 1026 से लेके 2026 तक, पूरा टोटल टाइम पीरियड 1000 सालों का हो चुका है। और इंडिया का ये जो अनब्रेकेबल अनशेकेबल फेथ है वो आज तक इमर्ज ही करे जा रहा है। टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन जब करवाई जाती है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक तो वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। जब हिस्ट्री में आप देखोगे ना, अभी सोमनाथ टेम्पल की जब बात करेंगे, पहले आप देखोगे एक मून गॉड हुआ करते थे, उन्होंने इसको गोल्ड से बनाया। फिर गोल्ड के बाद एक और जो रूलर हैं वो आते हैं, देन सिल्वर से बनाया जाता है। सिल्वर के बाद आप देखोगे वुड से बनाया जाएगा, वुड की अपनी ही एक इंपॉर्टेंस थी इतिहास में। उसके बाद स्टोन्स का भी यूज करा जाएगा। आज के टाइम पे आप देखोगे मार्बल्स का यूज करा जा रहा है, ब्रिक्स का यूज करा जा रहा है। तो वेल्थ तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है। वेल्थ के साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है। वेल्थ कब रिप्रेजेंट हुई? पहले गोल्ड यूज कर रहे हो, बाद में आप स्टोन पे आ चुके हो, तो मतलब उतना ज्यादा गोल्ड शायद आपके पास अवेलेबल नहीं है। और ऊपर से जब गोल्ड देख रहे हो तो उस टाइम पे करेंसी नहीं है, तो बार्टर सिस्टम आप देख रहे हो, मतलब चीजें एक्सचेंज करी जा रही हैं, तो उस टाइम पे ठीक ठाक वेल्थ है अपने पास। स्टोन तक आए तो शायद ऑल्टरनेटिव आ चुके हैं रिसोर्सेज के, तो वो रिसोर्सेज को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास कौन सा रिसोर्स अवेलेबल था। इसके बाद अगर टेम्पल्स की डिस्ट्रक्शन होती है तो वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को, मतलब आपके टेम्पल तोड़े जा रहे हैं या जिस भी धर्म का जो भी मॉन्यूमेंट होता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे महमूद ऑफ गजनी आए, सोमनाथ टेम्पल की वेल्थ काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो उन्होंने तोड़ दिया टेम्पल को और साथ में चोरी भी कर ली। उसके बाद औरंगजेब एक पॉपुलर पर्सनालिटी, 1707 में डेथ हो जाती है, तो उन्होंने भी यहाँ पे इन्वेजन करा था, उन्होंने भी टेम्पल को तोड़ा था। तो मतलब इतने सारे, डिस्पाइट इतने सारे अटैक, कई जगह पे 6 लिखे हैं, कई जगह पे 17 भी क्लेम करे जाते हैं, क्योंकि बीच बीच में अटैक्स होते रहे हैं, पर 6 मेजर थे, जिसमें से मतलब जो बाकी के टोटल हुए उसमें से 6 इंपॉर्टेंट थे, जिसमें मेन रूलर्स आया करते थे जो वर्ल्ड वाइड जाने जाते थे, तो इस वजह से ज्यादा वो हाईलाइट करे जाते हैं। इसी के साथ आप ज्योतिर्लिंग्स पढ़ते हो, 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योति मतलब लाइट एंड लिंग मतलब पिलर, तो पिलर ऑफ लाइट। एक बार विष्णु और ब्रह्मा जी की फाइट शुरू हो जाती है कि कौन सबसे बड़ा, तो विष्णु और ब्रह्मा फाइट करते जा रहे थे, शिवा उनको देख रहे थे, तो एकदम से एक पिलर ऑफ लाइट डेवलप होता है और वो उस लाइट को फाइंड आउट करने के लिए निकल जाते हैं। विष्णु जी ने बोला कि मैं ओरिजिन को ढूंढूंगा कि ये लाइट एक्चुअल में कहाँ से इमर्ज कर रही है। ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं इसका टॉप देखूंगा कि ये कहां तक जा रही है। दोनों ही गुम हो जाते हैं, गुमनी मतलब दोनों ही नहीं पकड़ पाए कि कहां से ओरिजिन है, कहां पे उसका एंड है। तो मतलब इन्फिनाइट नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो शिवाजी की कॉस्मिक रेडिएशन वहां पे एमिट हुई थी, लाइट एमिट हुई थी, तो वहां से निकल के आया ज्योतिर्लिंगा। 12 साइड्स के ऊपर ये लाइट एमिट हुई थी, इसी वजह से 12 जगहों पे आपको ज्योतिर्लिंग मिलते हैं, जिसमें से पहला ही आप कौन सा देखते हो? सोमनाथ। तो सोमनाथ लोकेटेड इन गुजरात। और अगर टेम्पल्स के आर्किटेक्चर्स में देखोगे कौन सा स्टाइल है? नो, नागर शैली में इसको इंक्लूड करते हैं। जरूरी नहीं है कि विसारा का मतलब बीच वाला जोन आ गया, तो ये नगारा की एक टाइप है, जिसमें भी आप एक और फर्दर मेरू स्टाइल पढ़ते हो। जब सोलंकीज आए थे, चालुक्यज आए थे, इन्होंने एक यूनिकनेस ऐड करी थी स्टाइल के अंदर, इसको बोलते हैं मेरू स्टाइल, और कैलाश वर्ड लगा दिया जाता है क्योंकि शिवाजी को डेडिकेटेड है। डन। तो मेरू स्टाइल रिलेटेड टू नागर शैली। चलो जी, सोमनाथ टेम्पल कहां पे लोकेटेड है? गुजरात के प्रभास पतन में। फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है अमंग द 12 होली शिवा ज्योतिर्लिंग्स, और शिव पुराण, आपकी द्वादशा ज्योतिर्लिंग, स्तोत्रम, इनके अंदर सभी ने मेंशन कर रखा है। अभी ये तो 2 आपके लिटरेचर आए, दैट इज शिव पुराण और दूसरा आया स्तोत्रम। सुनी होंगी आपने, स्तुति होती है, स्तोत्रम होते हैं, तो उसके अंदर भी मेंशन है। और इसी के साथ और भी बड़े सारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं जहां पे सोमनाथ टेम्पल का मेंशन किया जाता है, जैसे कि स्कंद पुराण में आ गया, देन श्रीमद भगवत आ गया, शिव पुराण आ गया, ऋग्वेदा आ गया।
टेम्पल की डायरेक्ट बात नहीं होती, वो जो ज्योतिर्लिंग्स की बात करी गई उनकी बात होती है, तो इनडायरेक्टली वो सोमनाथ टेम्पल को भी हाईलाइट कर देते हैं। और इसी के साथ एक निज धाम प्रस्थान लीला साइट है जो कि लॉर्ड कृष्णा ने अपनी लास्ट जर्नी जहां पे ली थी वो भी यहीं पे लोकेटेड है। तो मतलब एक एंशियंट टाइम से देखोगे आप मॉडर्न टाइम तक इसकी एक अपनी ही इंपॉर्टेंस थी टेम्पल की भी। और जो ज्योतिर्लिंगास हैं ये तो तब से इमर्ज करते आ रहे हैं जब होमोसेपियन ओरिजिन भी नहीं कर रहे हैं। इसके बाद तीर्थ धाम ऑफ इमेंस एंटिक्विटी, गंगा यमुना सरस्वती। वैदिक लिटरेचर में आप देखते हो पहले सरस्वती रिवर भी हुआ करती थी, बीच में विलुप्त हो जाती है, ओरिजिन देखे जाते हैं कि खाली एरिया पड़ा है, शायद यहाँ से जाती होगी, तो इस कॉन्फ्लुएंस के ऊपर प्रेजेंट है, इस वजह से तीर्थ धाम में भी इंक्लूडेड है। कंस्ट्रक्शन देखोगे तो सबसे पहले सोमराज, जिन्हें मून गॉड भी बोला जाता है, इन्होंने गोल्ड से कंस्ट्रक्शन करी थी इस टेम्पल की, ये माना जाता है। अब डिस्ट्रक्शन हुई हमें नहीं पता कब हुई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पास्ट में चले गए, मून गॉड का टाइम पीरियड। फिर रावणा आते हैं, रावण ने सिल्वर से बनाया, तो दोबारा से अब बहुत ज्यादा पीछे हम जा चुके हैं। फिर बाद में लॉर्ड कृष्ण आते हैं जो वुड की यूसेज करके इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो अब देखो ये टाइम पीरियड कितना पुराना चला गया, तो तब से ये एविडेंसेस मिलते आ रहे हैं कि यहाँ पे एक टेम्पल हुआ करता था। तो जैसे अभी यहाँ पे बोला गोल्ड देन सिल्वर देन वुड, लॉर्ड कृष्णा। जगन्नाथ टेम्पल आपने पढ़ा होगा, जगन्नाथ टेम्पल भी किसका बनता है, वुड का। 12 साल के गैप पे वो वुड चेंज करी जाती है, तो मतलब वुड की रेलिवेंस लॉर्ड कृष्णा के टाइम पे ज्यादा है। तो रिसोर्स कौन सा अवेलेबल होता है वो भी डिसाइड करता है कि आपके टेम्पल में क्या चीज यूज करी जाएगी। वैसे ही टेम्पल्स को आप देखते हो बाहर से भी और अंदर से भी इंट्रिकेट या फिर एक्सक्रेट जो डिजाइन होते हैं आप देखते हो, बाहर भी कई बार क्राफ्टमैनशिप का एक आइडिया दिखाई देता है। जैसे तोरण अभी अभी आप देख के आए, उस पे बाहर कुछ ना कुछ बनाया हुआ है ना, जातक्स बनाए हुए हैं। वैसे आपको मंदिरों में भी अंदर भी डेकोरेशंस मिलती हैं, बाहर भी डेकोरेशन मिलती है। सोमनाथ में बाहर भी है, अंदर और भी ज्यादा डेकोरेशंस करी गई हैं। तो वो उस टाइम के किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्राफ्ट्समैनशिप। तो एक और चीज जो टेम्पल रिप्रेजेंट करते हैं, उस टाइम पे कैसे क्राफ्ट पर्सन इंक्लूडेड थे उस एरिया के अंदर, तो उन चीजों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्राफ्टमैन तो तभी अपना काम कर पाएगा ना जब शांति होएगी। जैसे औरंगजेब था दिल्ली वाले एरिया में, उन्होंने उनके जो कोर्ट के अंदर पोएट्स हुआ करते थे, पेंटर्स हुआ करते थे, जैसे औरंगजेब का रूल आता है वो सारे दूसरे एरियाज में जाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टेबिलिटी आती है, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो ये क्राफ्टमैनशिप को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ फिर आते हैं डायनेस्टीज के रूल, जो एंशियंट या फिर मिड जो आपका मेडिवल से पहले वाला फेज है। किंग भीमदेव वन, भीमा वन भी जिन्हें बोलते हैं, सोलंकी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने ये टेम्पल बनाया स्टोन का, जब महमूद ऑफ गजनी ने 1026 एडी में इसकी पूरी डिस्ट्रक्शन करती थी, तो स्टोन्स का यूज किया जाने लगा, क्योंकि अब डिस्ट्रक्शन ज्यादा थी। आपने देखा मेरे पास कौन सा रिसोर्स ज्यादा है, तो आपने स्टोन का यूज कर लिया। तो सबसे पहले किंग भीमदेव वन, जिन्हें भीमा वन भी बोला जाता है, महमूद ऑफ गजनी ने जो डिस्ट्रक्शन करी थी, इन्होंने दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवाया। जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस अगर देखेंगे तो और भी छोटी छोटी रिवर्स हैं, गंगा यमुना तो देखी, उसके अलावा छोटी और रिवर्स भी हैं, जैसे कपिला और हिरण। सरस्वती रिवर तो है ही, अब विलुप्त हो चुकी है। और विद अरेबियन सी, आपको पता है अरेबियन सी में जाती हैं। जैसे ही आप अरेबियन सी में पहुंचे, यहाँ पे क्या बनेंगी, एस्चुरीज। अब देखो ये फ्रेश वाटर की रिवर्स आई और सेलिन वाटर के साथ इमर्ज करेगी, तो वहां पे क्या बनेगा, एस्चुरी। यूनिक फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे भी आपको मिलता है। देन आते हैं अबाधित समुद्र मार्ग, तीर्थ स्तंभ भी इसको बोला जाता है। यानी कि जब आप यहां से देखोगे, आप बिल्कुल साउथ पोल पे अर्थ के पहुंच जाते हो, मतलब बीच में कोई इंटरप्शन नहीं आती। तो इसी के लिए टर्म यूज करी जाती है अबाधित समुद्र मार्ग, यानी कि तीर्थ स्तंभ। अच्छा, एरो भी लगा है टेम्पल में, ठीक है। तो मतलब यही डिस्टेंस रिप्रेजेंट करा जाता है कि सबसे जो छोटा डिस्टेंस है टुवर्ड द साउथ पोल ऑफ अर्थ, वो यहीं से लोकेटेड है। तो जिन्होंने विजिट करा है, जैसे हरदीप ने बता दिया कि एक एरो भी लग रखा है वहां पे जो रिप्रेजेंट करता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टुवर्ड द साउथ पोल, कम से कम 9936 किलोमीटर अवे, जहां पे आपको लैंड मास मिलेगा जाके, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला गया। तो इंडियन ज्योग्राफी का नॉलेज आप देख रहे हो पास से ही चलता रहा है, वो पहले से ही रिप्रेजेंटेशन करी हुई है। देन आर्किटेक्चरल फीचर देखोगे, कौन सा स्टाइल है, कैलाश महामेरु प्रसाद स्टाइल। तो कैलाश महामेरु, देखो कैलाश रिप्रेजेंट कर रहा है शिवा को, महा रिप्रेजेंट कर रहा है समथिंग बिगर इन साइज, मेरु रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्मिक जो रेडिएशंस आपने पढ़ी, एंड आफ्टर दैट प्रसाद स्टाइल, ये नागर शैली के ही अंदर इंक्लूड करा जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको गर्भगृह भी मिलेगा, जहां पे सेंक्टम सेंक्टोरम बोलते हैं, जहां पे एक्चुअल में देवती को रखा जाता है। जैसे यहाँ पे ये शिवलिंग रखा हुआ है, तो ये क्या है, गर्भगृह। और यहाँ पे देखा होगा आपने वो पानी का
स्थापन कर रहे थे, तो ठीक है। इसके बाद सभा मंडप भी है। सभा का मतलब होता है असेंबली हॉल, जहां पे मीटिंग्स होती हैं। नृत्य मंडप, जहां पे डांस होता है, तो वो डांस हॉल भी यहाँ पे प्रेजेंट है। बाकी इसका शिखर, शिखर नागर स्टाइल में आप पढ़ते हो ना, एक इंपॉर्टेंट फीचर ऐड माना जाता है। जितना बड़ा शिखर होगा उतनी ज्यादा उस मंदिर की पहुंच मानी जाती थी। तो 155 फीट हाई शिखर भी आपको मिलेगा इन दिस टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल। कैलाश महामेरु प्रसाद स्टाइल, इसको देख लो। सबसे पहले हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर का एक डिस्टिंक्ट फॉर्म है, जो सोलंकी चालुक्यस के टाइम पे ज्यादा फ्लरिश करता है। अब देखो छोटी छोटी फॉर्म्स निकल के आती थी हर एक टेम्पल आर्किटेक्चर की, क्यों? उसमें कुछ यूनिकनेस ऐड हो जाती थी तो अलग नाम दे दिया जाता था। तो उसके बाद चालुक्य और सोलंकी का टाइम पीरियड है। वेस्टर्न इंडिया में ये ट्रेडिशन फ्लरिश कर रहा था। और ये टेम्पल क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रैंड एडिफाइस, बहुत बड़ा साइज है इस टेम्पल का। नंबर 1 माउंट कैलाश, तभी लिखा कैलाश महामेरु प्रसाद। तो कैलाश अबोर्ड ऑफ शिवा, शिवा जी से जोड़ा गया। देन मेरू लिखा है आगे, माउंट मेरू जो कॉस्मिक माउंटेन है हिंदू कॉस्मोलॉजी के अंदर, उसका रिप्रेजेंटेशन। और साथ में जितने भी टावर, मेजेस्टिक शिखरा देखा आपने 150 फीट का वो शिखर ही बना रखा है। और इंट्रिकेट क्राफ्टमैनशिप, अंदर की साइड जब देखेंगे तो बहुत सारे डिजाइन्स करे गए हैं, वो भी अपने में ही यूनिक है सोमनाथ टेम्पल के रिस्पेक्ट में। बाकी नागर जो स्कूल है नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का, उसी का एक छोटा सा फॉर्म भी माना जाता है कैलाश महामेरु टेम्पल स्टाइल को या प्रसाद स्टाइल को। ये डायनेस्टीज याद रख लेना, क्योंकि पहले जो आपने देखा रूलर भी आते हैं, महमूद ऑफ गजनी ने जब डिस्ट्रक्शन करी तो वो भीमावान थे, ठीक है, वो सोलंकी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। एंड इसके बाद बहुत सारे शिखर बनाए गए, कार्विंग्स बहुत सारी करी गई, सेंक्टम सेंक्टोरम को और डेवलप करा गया, मंडप्स बनाए गए। अब देखो मंडप्स में भी बाइफर्केशन कर रखी है कि सभा के लिए अलग से होगा, डांस का अलग है। तो मतलब आपके पास प्रोमिनेंट वेल्थ है, प्रोमिनेंट एरिया अवेलेबल है, आपके पास वो डिस्टिंग्विश करने के लिए चीजें अवेलेबल हैं उस टाइम पे। जो स्टाइल है सोमपुरा सलत्स यहाँ पे बुलाए गए थे। ये जो सोमपुरा सलत्स है कम्युनिटी का नाम है, जिन्होंने सोमनाथ टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करने में, उसे डिजाइन करने में हेल्प करी थी। गुजरात में भी हैं, राजस्थान वाले एरिया में भी हैं। तो ये कम्युनिटी का नाम है सोमपुरा सलत्स। मास्टर मेशंस हुआ करते थे जिन्होंने ये गुजरात का ट्रेडिशनल टेम्पल डेवलप करा था, सोमपुरा सलत्स। इसके बाद साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो सबसे पहले तो 1026 एडी महमूद ऑफ गजनी, और ये पर्शियन स्कॉलर थे एक अल बुरूनी, तो उन्होंने भी मेंशन करा हुआ है अपने जितने भी बुक्स लिखी हैं। उसके बाद ये जो टेम्पल था इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवा दिया, आपने देखा भीमावान ने, जो सोलंकी डायनेस्टी के थे। फिर 1297 में दोबारा से डिस्ट्रक्शन, 1394 में मेजर डिस्ट्रक्शन, 1706 सीई जब औरंगजेब का रूल एंड होने वाला है, इसके अगले साल ही इनकी डेथ होगी। फिर उसके बाद लेटर मुगल रूलर्स का कहीं ना कहीं एविडेंस आता है, बहादुर से शुरू, बहादुर पे एंड, पर एक भी बहादुर नहीं था उनमें। तो 1706 में औरंगजेब ने भी यहाँ पे इन्वेजन करा था, टेम्पल को डिस्ट्रॉय करा था। 2026 में क्या मार्किंग करी गई, इतनी सारी डिस्ट्रक्शन हुई, दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन हुई, और ये जो फेथ था वो अनशेकेबल ही रहा हमारी हिस्ट्री के अंदर। आफ्टर दैट एक 7th एग्जिस्टिंग टेम्पल है जिसको पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में डेवलप करा गया था। बड़े सारे टेम्पल थे, रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर दी जाती है जैसे ही हम आजाद होते हैं, अपना एक सॉवरेन नेशन बनाते हैं, जिसमें से सोमनाथ टेम्पल भी था। और नेशनल रिसर्जेंस, मतलब हम दोबारा से रिवाइव करने जा रहे हैं, उसका एग्जाम्पल सोमनाथ टेम्पल को भी इंक्लूड करा गया था। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं कि इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया जाए। इसी के साथ के एम मुंशी ने अपनी बुक में, के एम मुंशी, प्रियम्बल की जब बात आती है, जो के एम मुंशी है इनका भी मेंशन आता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी सोमनाथा द श्राइन इटर्नल, उसके अंदर भी मेंशन करा हुआ है कि हमने रिकंस्ट्रक्शन इसकी शुरू करवाई थी। और इन जो प्रतिष्ठा होती है, प्राण प्रतिष्ठा, जब देती के अंदर लाइफ इन्फ्यूज करवाई जाती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्राण प्रतिष्ठा। ये टर्म आपने तब सुनी थी जब राम मंदिर बना था। तो प्राण प्रतिष्ठा, आधे ही टेम्पल की फॉर्मेशन हुई थी और पहले प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई थी, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे थे। ये देखो पॉलिटिकल स्टंट्स भी हो जाते हैं बीच में धर्म के साथ साथ। तो ये प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि कोई टेम्पल है, उसके अंदर आपने देती रखे, देती में अब लाइफ भी इन्वोक करनी होती है, मंत्रा चैंट करे जाते हैं। तो उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने करे थे, जो कि प्रेसिडेंट थे। आफ्टर दैट कल्चरल और इंटेलेक्चुअल सिग्निफिकेंस भी रहा है। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे विजिट करे थे इन ईयर 1890s, और इन्होंने बोला था कि ये हमारे देश का लाइफ करंट है। लाइफ करंट का मतलब है डिस्ट्रक्शन, देन दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन, उसके ऊपर फोकस किया। इसके बाद जैन आचार्य थे हेमचंद्र आचार्य, उन्होंने भी ये ट्रेडिशन कंटिन्यू रखा, टेम्पल की अपने में इंपॉर्टेंस रही। अहिल्याबाई होलकर, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भी सेम रिचुअल आगे फ्लरिश करवाया, जो भी डिस्ट्रक्शन हुई इन्होंने भी रिकंस्ट्रक्शन करवाई। कोर सिविलाइजेशनल मैसेज यहाँ पे देखने को मिलता है कि आप गिरोगे बहुत बार। एक डॉल भी थी, उसने भी सेम ही मैसेज दिया था, दरुमा डॉल, जापान से रिलेटेड आपने पढ़ी थी। हाँ, कि
बार बार गिरोगे पर उठना पड़ेगा आपको। सेम मैसेजेस हमें टेम्पल से भी मिलते हैं कि बार बार डिस्ट्रक्शन होगी पर आप दोबारा से उसको रिकंस्ट्रक्ट कर लोगे। अब तो नहीं हुई 1947 के बाद। ये आगे 12 ज्योतिर्लिंग जो थ्रू आउट इंडिया प्रेजेंट है। अभी जो आपने देखा वो है सोमनाथ टेम्पल, बिल्कुल यहाँ पे कोस्ट पे आपको मिलेगा। ऊपर की तरफ नॉर्थ वाले पार्ट में कौन सा रिवर देखा? जो नहीं, बस मैंने यही देखना था, वो आपने गंधार ऑयल फील्ड में देखा, यहाँ पे नहीं देखा। हाँ नहीं, मैंने यहाँ पे साइन ड्रॉ करा, आपने वो रिवर नहीं बोलनी है क्योंकि वो गंधार ऑयल फील्ड की थी, वो भी गुजरात में लोकेटेड है। उसकी देखी आपने नॉर्थ में दादर और साउथ वाले पार्ट में नर्मदा रिवर। चलो ठीक है, गुजरात में दो हैं, नागेश्वर और दूसरा आ जाएगा सोमनाथ। नाम से वैसे आपको पता लग ही जाएगा, शिवा से एसोसिएटेड होंगे तो वहां से आइडिया लग जाता है। ऊपर जाओगे उत्तराखंड वाले पार्ट में श्री केदारनाथ, तो वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग, 3 हो गए, नागेश्वर, उत्तराखंड में आपने देखा श्री केदारनाथ। इसके बाद आ जाओ, ये कौन सा पार्ट आ गया? यूपी, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, तो यूपी में लोकेटेड है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। देन आ जाओ, ये वाला कौन सा पार्ट है? झारखंड, ठीक है, झारखंड वाला पार्ट, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, यहाँ पे झारखंड में भी एक ज्योतिर्लिंग लोकेटेड है। मध्य प्रदेश में 2 आएंगे, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर, तो 2 मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो 3 आ जाएंगे, कृष्णेश्वर और दूसरा आएगा थंबकेश्वर, और नीचे आ जाए सॉरी त्रिबकेश्वर, और देन आएगा भीमा शंकर। और फिर आ जाओ, ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश, मल्लिकार्जुन। अर्जुन जब भी वर्ड आते हैं ज्यादातर आंध्र प्रदेश के आसपास ही आपको वो बेल्ट मिलेगी। फिर तमिलनाडु में आ जाएगा रामेश्वरम। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग है जो स्टोरी शुरू में देखी, रामेश्वरम। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग है जो हमारे कंट्री में प्रेजेंट है।